दोस्तों नमस्कार, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। दोस्तों बाइनरी स्टार की हाइपोथेसिस से आज हमारा जो वीडियो लेक्चर है वो स्टार्ट होने वाला है और इसे देने वाले दो साइंटिस्ट थे, एक तो रशेल और दूसरे लिटिलसन। यह जो हाइपोथेसिस है यह किसके रेफरेंस में है? तो इसका रेफरेंस है हमारी अर्थ का ओरिजिन। हम जानने की कोशिश कर रहे थे कि हमारी अर्थ का ओरिजिन क्या है, हमारी अर्थ आई कहाँ से, इस यूनिवर्स में इसका प्रोडक्शन कैसे हुआ। तो इससे पहले हमने यूनिवर्स के ओरिजिन को जानने का प्रयास किया है और उस दिशा में हमने कई हाइपोथेसिस, कई कॉन्सेप्ट्स देखे हैं और अंत में बिग बैंग की थ्योरी देखी थी। वैसे ही यहाँ पर भी हम अलग अलग जो हाइपोथेसिस है उसको देखते जाएंगे और अंत में हमारी जो यात्रा है वो खत्म होगी बिग बैंग की थ्योरी पर। तो इसे हम लगातार देख रहे हैं और इससे पहले जितनी भी हाइपोथेसिस हमने देखी हैं, चाहे वो मोनिस्टिक हो या डुअलिस्टिक, उसमें कुछ न कुछ कमियां निकलती गई हैं। कुछ न कुछ उसमें कमियां थी और कुछ ऐसी दिक्कतें थी जिसकी वजह से वो प्रैक्टिकल के द्वारा प्रूव नहीं की जा सकती थी या उन पर भरोसा नहीं किया जा सकता था। जैसे कि पिछली वाली जो हाइपोथेसिस थी उसी को ले लीजिए। कौन सी थी? जेम्स जीन्स और जेफरीज की थी ये वाली। इसकी काफ़ी तारीफ हुई थी, ये टाइडल हाइपोथेसिस थी। तो इसमें भी कुछ दिक्कतें थी। एक चीज़ तो ये थी कि जो सन और प्लैनेट के बीच की डिस्टेंस है उसकी ठीक ठीक मेजरमेंट या ठीक ठीक व्याख्या ये दोनों लोग नहीं कर पाए थे। मतलब जेम्स जीन्स और जेफरीज ये ऐसा करने में असमर्थ रहे थे। और इसके अलावा जो एंगुलर मोमेंटम का कॉन्सेप्ट था वो भी यहाँ पर ढीला रहता है। मतलब उसमें उसे अच्छी तरीके से ये प्रूव नहीं कर पाते और उसे फॉलो भी नहीं कर पाते। तो इसलिए इस तरह की दिक्कतें आती हैं। तो एंगुलर मोमेंटम का जो रूल है वो यहाँ पर ठीक से लागू नहीं हो पाता। और दूसरी चीज़, सन और प्लैनेट्स के बीच की जो डिस्टेंस है उसकी एक्सप्लेनेशन ये जेम्स जीन्स और जेफरीज नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे में दूसरे जो साइंटिस्ट हैं उनके लिए अवसर होता है, उनके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है और उसका ये पूरा फ़ायदा उठाते हैं। और इसी क्रम में अगला नाम था रशेल और लिटिलसन का। तो इसमें हम देखेंगे बाइनरी स्टार्स की हाइपोथेसिस को। पहले तो ये जानना जरूरी है कि बाइनरी स्टार्स होते क्या हैं। बाइनरी शब्द हमारे लिए नया नहीं है, इससे पहले हमने साइंस में देखा होगा। छोटी क्लासों में हम बाइनरी नंबर सिस्टम को देखते हैं, चाहे हम कंप्यूटर पढ़ें या साइंस का जो लेक्चर है उसको देखें। तो बाइनरी नंबर सिस्टम में क्या होता है? दो ही डिजिट होती है, एक तो 0 होता है, दूसरी 1 होती है। जैसे डेसिमल नंबर सिस्टम होता है वैसे ही बाइनरी भी होता है। इसमें सिर्फ 2 डिजिट होती है, जैसे कि डेसिमल में 10 होती है। तो यहाँ पर जो बाइनरी है ये नंबर सिस्टम नहीं है, ये स्टार्स के बारे में कहा गया है। और स्टार्स बाइनरी कैसे हो सकते हैं यह हम जानने का प्रयास करेंगे। तो आगे बढ़े इससे पहले कुछ इन्फॉर्मेशन हमारे कोर्सेज के बारे में, आइए पहले उसको देख लेते हैं। दोस्तों हमारे पेड कोर्सेज अलग अलग सिविल सेवा परीक्षाओं के लिए संचालित हो रहे हैं, जिसमें यूपीपीएससी, एमपीपीएससी और बीपीएससी द्वारा कंडक्ट होने वाले एग्जाम्स हैं। इसके अलावा संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा के लिए भी इसे लॉन्च किया गया है और ये सारे कोर्सेज टेलीग्राम के माध्यम से चलाए जाते हैं। अगर आप इनसे जुड़ना चाहते हैं और घर बैठे अपनी पूरी प्रिपरेशन करना चाहते हैं, कंप्लीट स्टडी मटेरियल आपको मिलेगा, उसके साथ फुल गाइडेंस भी दिया जाएगा। तो आप नीचे दिए गए जो नंबर है उन पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त फ्री इनिशिएटिव की अगर हम बात करें तो फ्री इनिशिएटिव में 2 ऑप्शन आपके पास है। एक तो टेलीग्राम का चैनल है ओनली यूपीपीएससी बाय स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज, आप उसे जरूर ज्वाइन करिए क्योंकि वहाँ जितनी भी सूचनाएं, जितनी भी अपडेट्स होते हैं वो आपको टाइमली मिलते रहेंगे। इसके अतिरिक्त जो वीडियोज़ हैं वो यूट्यूब पर आपको हमेशा उपलब्ध रहते हैं और पूरी तरह से फ्री ऑफ कॉस्ट है। वो फ्री थे, हैं और रहेंगे, ऐसी हमारी कमिटमेंट है। तो आप इसका पूरा फ़ायदा उठाइए। वीडियोज़ अच्छे लगते हो तो लाइक करिए, ठीक आप समझते हो तो उन्हें शेयर करिए। शेयर करने से ये दूसरों तक पहुँचेंगे और दूसरों के लिए भी बेनिफिशियल होंगे। अगर अच्छा नहीं लगता है तो आप लाइक मत करिए, तब आप कमेंट में बताइए कि आपको किस तरह के वीडियोस चाहिए या आप किस तरह का सुधार चाहते हैं, कौन सी आप इम्प्रूवमेंट चाहते हैं उसमें। ये बातें हैं। अब चलते हैं आगे। दोस्तों ये देखिए, ये जो फिगर आप देख रहे हैं ये बाइनरी स्टार्स का फिगर है। ये दोनों स्टार्स आपस में पेयर्ड है, एक दूसरे से अटैच है। कैसे अटैच हैं? तो इनके बीच में इनकी जो ग्रेविटी है वो काम करती है और वो इन्हें बांध कर रखती है, एक दूसरे से दूर नहीं जाने देती। और इस तरह का जो पेयर होता है, युग्म होता है, उसी को कहते हैं बाइनरी स्टार्स का पेयर। अब ये वे स्टार्स होते हैं जो एक दूसरे के इर्द गिर्द घूमते हुए पाए जाते हैं। यह एक दूसरे के पास में ही रहते हैं, ज़्यादा दूर नहीं जाते और यह एक दूसरे की ग्रेविटी में फंसे रहते हैं, या ये कह लीजिए कि ग्रेविटेशनल फोर्स के आधार पर ही ये टिके रहते हैं। और यह स्टार्स केपलर के रूल को भी फॉलो करते हैं, जैसे बाकी प्लैनेट्स करते हैं इस रूल को फॉलो, वैसे ही यह जो स्टार्स हैं यह भी केपलर के रूल को फॉलो करते हैं। और इन्हें खुली आंखों से अगर देखा जाए, खुली आंखों का मतलब यह है कि बिना किसी ऑपरेटर्स की मदद लिए अगर हम इन्हें देखते हैं आसमान में तो ये डॉट्स के रूप में दिखाई देते हैं। छोटे छोटे पॉइंट्स या डॉट्स के रूप में ये जो स्पेस है उसमें दिखते हैं। इसके अलावा रात के आसमान में जब आप ढेर सारे तारों को देख रहे होते हैं, रात का जो खुला आसमान होता है, जब चंद्रमा का मतलब जो मून है
चांद है उसकी रोशनी कम हो जाती है। अमावस्या वाली रात के नज़दीक वाली जो स्थिति होती है, काली रात जब बिल्कुल होती है, तो वैसे में ढेर सारे तारे आसमान में छिटके हुए दिखाई देते हैं। तो इन स्टार्स को आपने देखा है ध्यान से, बहुत तरह के होते हैं, रंग बिरंगे, कुछ छोटे होते हैं, कुछ मोटे होते हैं, कुछ बड़े होते हैं, कुछ चमकीले होते हैं, किसी किसी में चमक ही नहीं होती। इस तरह के बहुत सारे स्टार्स होते हैं। तो उसमें अधिकतर स्टार्स, या ये कह लीजिए कि करीब 3/4 हिस्सा, इसका 3/4 हिस्सा जो होता है, जितने भी स्टार्स को आप देखते हैं, वह असल में बाइनरी होते हैं। वह किसी न किसी के साथ पेयर्ड होते हैं। मतलब 3/4 हिस्सा उन स्टार्स में से बाइनरी स्टार्स का होता है। और कुछ साइंटिस्ट तो यहाँ तक मानते हैं कि हमारा जो सन है वह भी एक बाइनरी स्टार है। मतलब ये है कि वो किसी बड़े से इनविजिबल स्टार के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है या उसी के इर्द गिर्द चक्कर काट रहा है। इससे पहले हमने ये देखा था कि हमारा सन जो है वो गैलेक्सी के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है। गैलेक्सी का जो सेंटर पॉइंट है उसके चारों ओर रिवॉल्यूशन कर रहा है। लेकिन यहाँ पर हमें एक चीज़ पता लगी कि साइंटिस्ट अभी भी ऐसा मानते हैं कि एक इनविजिबल स्टार है जिसके अराउंड सन जो है वो रिवॉल्व करता है। ये बातें हमें पता लगती हैं। लेकिन एक बात यह भी है कि वह जो स्टार है वो हमें महसूस इसलिए नहीं होता, मतलब हम उसे आसानी से देख इसलिए नहीं पाते। एक चीज़ तो वह इनविजिबल है, ये बात कही गई, तो वह दिखाई ही नहीं देता। और दूसरी चीज़ यह है कि वह हमारे सोलर सिस्टम से बहुत ज़्यादा दूर है, तो उसका इफेक्ट हमारे सोलर सिस्टम पर नहीं पड़ता है। लेकिन सन उसकी ग्रेविटी में फंसा हुआ है, ये बात इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर डिस्कवरी और इवोल्यूशन की अगर आप बात कीजिएगा तो पहले बाइनरी स्टार की खोज करने वाले जो व्यक्ति थे वो गैलीलियो थे। इनकी खोज करने वाले जो व्यक्ति थे वो गैलीलियो थे। इन्हें यह नाम देने वाले व्यक्ति गैलीलियो नहीं थे। गैलीलियो ने सिर्फ इन्हें देखा था। और कब देखा था? 1616 में, 1616 में इन्होंने इसे, मतलब इन स्टार्स को देखा था। गैलीलियो का नाम कुछ नया नहीं है, इससे पहले भी हम सुन चुके हैं। तो वह टेलीस्कोप की मदद से एक बार यूनिवर्स का नज़ारा ले रहे थे और इन्हें ऐसे ही 2 स्टार्स दिखाई दिए जो कि एक दूसरे के आसपास टहल रहे थे, घूम रहे थे। और इसके आधार पर यह कॉन्सेप्ट सामने आया। लेकिन 1802 में, यानी 1802 में यह जो सन था, आप देख रहे हैं बीच में अच्छा खासा गैप है। तो इसके बाद इस समय गैलीलियो ने देखा और उसके बाद इस समय देखा विलियम हर्शेल ने। तो विलियम हर्शेल ने, इनका भी नाम नया नहीं है, इससे पहले हमने यूनिवर्स वाले कॉन्सेप्ट में इन सबको देखा है। तो विलियम हर्शेल ने करीब ऐसे 700 स्टार्स पेयर्स की एक लिस्ट बनाई। ऐसे उन्होंने बताया कि करीब 700 स्टार्स के पेयर्स हैं, मतलब पेयर है, और वो जोड़े जो हैं वो पूरे अंतरिक्ष में बिखरे हुए हैं, पूरे यूनिवर्स में फैले हुए हैं। और उनकी एक लिस्ट बनाकर उन्होंने तैयार की। और इन्होंने ही, मतलब विलियम हर्शेल ने ही सबसे पहले यह जो बाइनरी स्टार शब्द है, वर्ड है, इसको इस्तेमाल किया था। इस वर्ड का यूज़ करने वाले पहले व्यक्ति विलियम हर्शेल ही थे। एक चीज़ हम लोग यह भी जानते हैं कि स्टार्स जो है वो गैलेक्सीज के अराउंड रिवॉल्व करते हैं, ये बात हम जानते हैं अच्छी तरीके से। और कभी कभी क्या होता है, गैलेक्सीज के अराउंड रिवॉल्व तो करना एक अलग बात है, वह किसी भारी तारे के गुरुत्वाकर्षण में फंस जाते हैं। मतलब कोई भारी भरकम स्टार होता है, उसके ग्रेविटी में वो फंस जाते हैं और उसके अराउंड रिवॉल्व करने लगते हैं। बस फर्क ये होता है कि दोनों स्टार ही होते हैं, ऐसा नहीं कि एक प्लैनेट होता है और दूसरा स्टार होता है। लेकिन एक का साइज बड़ा होता है और एक का साइज छोटा होता है। तो बाइनरी स्टार बनने के लिए भी यही कॉन्सेप्ट है, एक स्टार बड़ा होना चाहिए और दूसरा जो है वो छोटा होना चाहिए। यहाँ आप देख रहे होंगे ध्यान से, तो ये वाला छोटा है और ये वाला थोड़ा सा बड़ा है, तभी दोनों के बीच में तालमेल बनेगा, दोनों के बीच में पेयर बनेगा। बराबर वालों में कभी पेयर नहीं बनता, ये पक्की बात है। चाहे वो इंसान का पेयर हो, जानवरों का पेयर हो, या प्लैनेट्स का और स्टार्स का पेयर हो, बराबरी का पेयर कभी भी निभ नहीं पाता, मतलब ज़्यादा समय तक टिक नहीं पाता। पेयर तभी बनता है जब एक थोड़ा ऊंचा हो और दूसरा थोड़ा नीचा हो। वही चीज़ यहाँ भी है। तो एक स्टार थोड़ा बड़ा है और दूसरा वाला जो है वो थोड़ा छोटा है, और इस वजह से यहाँ पर पेयरिंग होती है और ऐसे बनते हैं बाइनरी स्टार्स। कुछ कॉन्सेप्ट और हैं जो कि नेबुला और सुपरनोवा एक्सप्लोजन से जुड़े हुए हैं, तो आइए उनको भी देख लेते हैं। दोस्तों, पीछे हमने नेबुला के बारे में देखा था। यह जो नेबुला है यह क्या होता है? क्या यह मार्वल सिनेमेटिक यूनिवर्स का कोई कैरेक्टर है? वहाँ पर एक कैरेक्टर था नेबुला, वह एक लड़की थी। तो यहाँ पर कोई कैरेक्टर नहीं है, ये कोई फिल्मी चरित्र नहीं है, यह एक स्पेस में मौजूद चीज़ है। अब ये चीज़ है क्या? तो यह असल में, यानी नेबुला जो है, जिसका चित्र आप यहाँ देख रहे हैं, ये कई आकार प्रकार में मिलता है, इसका कई शेप और साइज होता है। तो यह सिर्फ ऐसा ही दिखे ये ज़रूरी नहीं है। अब देखिए, यह जो नेबुला होता है यह जाइंट क्लाउड और डस्ट का, या ये कह लीजिए कि यह एक जाइंट क्लाउड होता है जो कि डस्ट और गैसेस का पूरा झुंड होता है, ग्रुप होता है। और यह स्पेस में कहीं भी पाया जा सकता है, जहाँ पर भी इस तरह का स्ट्रक्चर बनेगा या इस तरह की कंडीशन पैदा होगी, वहाँ पर नेबुला मिल सकते हैं। यह होते क्या हैं? यह जाइंट क्लाउड्स होते हैं।
भारी भरकम, जाइंट जाइंट इसलिए कहा गया क्योंकि ये बड़े आकार के होते हैं। और क्लाउड क्यों? क्योंकि इनके बीच में घनत्व बहुत ज़्यादा होता है, डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन यह क्लाउड किस चीज़ का है? तो यह डस्ट और गैसेस का है। इसमें गैसेस भी होती हैं और डस्ट पार्टिकल भी पाए जाते हैं। इस तरह से बनते हैं नेबुला। अब ये बनते कैसे हैं? बन तो गए और डिफिनीशन भी हमने देख ली। तो इनका फॉर्मेशन होता है सुपरनोवा एक्सप्लोजन से। सुपरनोवा एक्सप्लोजन जो कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, यह जब होता है, मतलब इस तरह का जब विस्फोट होता है, एक्सप्लोजन का मतलब क्या? विस्फोट होना, धमाका होना। तो यह जो सुपरनोवा नाम का धमाका होता है, इससे जो गैसेस और डस्ट पार्टिकल हैं वो चारों ओर बिखरते हैं और उससे बनते हैं बड़े बड़े क्लाउड्स और वहाँ से सृजन होता है नेबुला का। अब सुपरनोवा एक्सप्लोजन का प्रोसेस जो है वो आप जानते ही हैं। किसी भी स्टार की जब उम्र पूरी हो जाती है तो उसके जो क्रोड का ईंधन होता है वो सॉलिड मटेरियल में, या ये कहना चाहिए कि हैवी मेटल्स में कन्वर्ट हो रहा होता है। उसमें कन्वर्जन हो रहा होता है। क्रोड की जो हीलियम होती है और हाइड्रोजन का जो संचय वहाँ पर होता है वो सब चेंज हो रहा होता है जो हैवी मेटल्स है उसमें। और ऐसी कंडीशन में स्टार्स में एक तेज एक्सप्लोजन होता है, तेज धमाका होता है और उसी को हम कहते हैं सुपरनोवा एक्सप्लोजन। और ऐसे में स्टार के अंदर का जो मटेरियल है वो बाहर की ओर बिखर जाता है। उसमें गैसियस अमाउंट भी होता है, इसके अलावा डस्ट पार्टिकल भी होते हैं। आप जानते हैं कि जो स्टार्स हैं उनका अधिकतर स्ट्रक्चर गैसियस होता है, तो गैसेस बहुत सारी होती हैं और इसके अलावा डस्ट पार्टिकल्स भी होते हैं। तो सुपरनोवा एक्सप्लोजन में ये सारी चीज़ें आपको दिखाई देती हैं, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। बहुत सारी एनर्जी रिलीज होती है, खूब सारी रोशनी निकलती है और साथ में गैसेस और डस्ट पार्टिकल भी बाहर आते हैं और यहीं से जनरेट होते हैं नेबुला। ये जो स्कैटर्ड एनर्जी और डस्ट पार्टिकल और सारा समूह है, इससे जनरेशन होता है नेबुला का और नेबुला से फिर से नए स्टार्स बनते हैं। कहने का मतलब समझ रहे हैं? एक बड़ा सा स्टार मर गया मतलब क्या? उसकी उम्र पूरी हो गई। इससे पहले हमने देखा था कि स्टार्स की अपनी एक एज होती है, उसके बाद उनके दो फ्यूचर होते हैं। या तो वो ब्लैक होल में कन्वर्ट हो जाए, मतलब पहले न्यूट्रॉन स्टार बने और उसके बाद ब्लैक होल में तब्दील हो जाए, या फिर वो अगर चंद्रशेखर मास लिमिट से कम रहते हैं या सन के मास के इक्वल रहते हैं या उससे कम मास वाले स्टार्स होते हैं तो वो व्हाइट ड्वार्फ या फॉसिल स्टार में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो उनके पास दो सिचुएशन होती है। लेकिन इन स्टार्स के अंदर से जो एनर्जी रिलीज होती है या जो भी मटेरियल बाहर एक्सप्लोजन के थ्रू आता है उससे नए स्टार्स का भी फॉर्मेशन होता है। यहाँ पर एक स्टार से बहुत सारे स्टार्स बन सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि कोई स्टार मर गया तो उसके अंदर का जितना मटेरियल है वो बर्बाद हो गया, उससे नए स्टार्स और नई चीज़ों का फॉर्मेशन होता है। मतलब पुराने वाले मटेरियल का इस्तेमाल यहाँ रिसाइकलिंग के तौर पर कर लिया जाता है। तो ये जो गैसियस क्लाउड होता है यह बहुत रहस्यमयी होता है। इसके अंदर से बहुत सारी सेलेस्टियल बॉडीज जनरेट होती हैं, उसी में से नेबुला भी एक है और नेबुला ही जड़ होती है किसी भी स्टार के फॉर्मेशन की, ये भी हम जानते हैं। और नेबुला जो होते हैं वहाँ पर बाइनरी स्टार का फॉर्मेशन हो सकता है। कैसे हो सकता है? तो कभी कभी यह जो गैसियस क्लाउड्स होते हैं इनमें कॉन्ट्रैक्शन शुरू हो जाता है, संकुचन की जो घटना है वो स्टार्स के बीच में, माफ कीजिएगा, डस्ट पार्टिकल के बीच में स्टार्ट हो जाती है और वहाँ से स्टार्स का फॉर्मेशन होता है। तो अगर एक से ज़्यादा स्टार बनते हैं, मतलब मान लीजिए ये जो नेबुला वाला कॉन्सेप्ट था इसको देखिए, ये जो फिगर आप देख रहे हैं इसमें मान लीजिए इसके अंदर कॉन्ट्रैक्शन शुरू हुआ, ये जो स्ट्रक्चर है इसमें कॉन्ट्रैक्शन शुरू हुआ और यहाँ पर दो स्टार्स जनरेट हुए। तो ये कभी नहीं हो सकता कि दोनों एक ही साइज के हों, उसमें से एक जरूर बड़ा होगा और दूसरा जरूर छोटा होगा। एकदम बराबर आकार के दोनों नहीं बनेंगे, ये तो पक्की बात है। और दोनों जब एक आकार के नहीं बनेंगे तो दोनों के बीच में ग्रेविटी का भी अंतर होगा, क्योंकि मास अलग अलग होगा तो ग्रेविटी भी अलग अलग होगी। और यही वजह है कि यहाँ दोनों एक दूसरे की ग्रेविटी में फंसे हुए होते हैं, या ये कहना सही रहेगा कि बड़े वाले की ग्रेविटी में छोटा वाला फंसा हुआ होता है। और यहाँ से भी कॉन्सेप्ट निकलता है बाइनरी स्टार का। तो बाइनरी स्टार के बनने के कई कारण हो सकते हैं या कई जो फॉर्मेट है वो हो सकते हैं। अब यहाँ पर सन जो है वह अर्थ के सबसे नज़दीकी तारा है, मतलब सबसे निकटतम स्टार है। लेकिन इसके अलावा और भी कुछ नज़दीकी स्टार्स होते हैं, जैसे कि अल्फा सेंचुरी है। इसके अलावा प्रॉक्सिमा सेंचुरी का नाम आपने सुना होगा। तो अल्फा सेंचुरी जो है वो असल में क्या है? एक बाइनरी स्टार है, उसमें दो हैं असल में। एक तो अल्फा सेंचुरी ए है और दूसरा अल्फा सेंचुरी बी है। दोनों का नाम अल्फा सेंचुरी ही है, लेकिन दोनों ए और बी के नाम से अलग अलग कर दिए गए हैं। दोनों आपस में पेयर्ड हैं। वैसे ही प्रॉक्सिमा सेंचुरी भी क्या है? एक बाइनरी पेयर में इन्वॉल्व है, जुड़ा हुआ है, मतलब इसके साथ कोई दूसरा सितारा भी मौजूद है। ये चीज़ें हमने देखी। अब चलते हैं पीडीएफ की ओर और इसे रिटन फॉर्मेट में देख लेते हैं। एक बात और है कि रशेल ने जो अपनी बाइनरी स्टार की हाइपोथेसिस दी है, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? तो इसकी ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि जेम्स जीन्स और जेफरीज की जो हाइपोथेसिस थी वह दो चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी। वैसे तो वो काफ़ी अच्छी थी, उसमें काफ़ी डिटेल में समझाया भी गया था,
लेकिन वह दो चीज़ों का एक्सप्लेनेशन नहीं दे पा रही थी। एक चीज़ तो यह कि सन और प्लैनेट्स के बीच में जो डिस्टेंस है वह अलग अलग कैसे है, कैसे वो अलग अलग डिस्टेंस पर टिके हुए हैं और उसके अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं, इस कॉन्सेप्ट को वो ठीक से समझा नहीं पाए। इसके अलावा दूसरी चीज़ थी एंगुलर मोमेंटम वाला कॉन्सेप्ट, उसके कंजर्वेशन का जो लॉ था वो उसको ठीक से फॉलो नहीं कर पा रहे थे और ऐसे में दिक्कतें आ रही थी। तो यह दोनों समस्याएं जो थी, दोनों कमियां यह कहना सही रहेगा, यह रशेल को परेशान कर रही थी और रशेल ने इसीलिए फिर रिसर्च शुरू की और उनके सामने ये कॉन्सेप्ट आया जिसे कि उन्होंने नाम दिया बाइनरी स्टार की हाइपोथेसिस। मतलब इससे पहले वाली जो परिकल्पना थी जेम्स जीन्स और जेफरीज की, उसमें सन और प्लैनेट के बीच की जो डिस्टेंस थी, ये सन है और ये ढेर सारे प्लैनेट्स इसके चारों ओर बिखरे हुए हैं, जिसमें कि हमारी अर्थ है, इसके अलावा जुपिटर है, सैचुरन है, बहुत सारे प्लैनेट्स हैं, जितने भी हमारे सोलर सिस्टम में हैं वो सभी यहाँ दिखाई दे रहे हैं। तो ये सारे प्लैनेट्स और सन के बीच की जो अलग अलग डिस्टेंस है उसका सही से डिस्क्रिप्शन ये नहीं दे पाए, उसको सही से एक्सप्लेन नहीं कर पाए और ये दिक्कत हो रही थी। और इसके अलावा जो सन है उसके चारों ओर ये सारे प्लैनेट एक सर्कुलर ऑर्बिट में, या ये कहना सही रहेगा कि एक इलिप्टिकल ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं, ये बात आप जानते हैं, और अपने एक्सिस के थ्रू रोटेट भी करते हैं। यहाँ तक कि हमारा जो सन है वह भी अपने एक्सिस के थ्रू रोटेट करता है, ये बात हमने पीछे देख रखी है। तो यह रोटेशन और रिवॉल्यूशन का जो प्रोसेस होता है, इसमें जो एंगुलर मोमेंटम का कंजर्वेशन है वो किस प्रकार से होता है और कैसा होता है, इसे भी एक्सप्लेन करने में जो जेम्स जीन्स और जेफरीज की परिकल्पना थी, हाइपोथेसिस थी, वो असमर्थ रहती है। अब रसेल के पास एक गोल्डन चांस था और वो गोल्डन चांस इन्होंने गंवाया नहीं। अब इनकी हाइपोथेसिस देख लेते हैं इन्होंने किस तरह से उसका फायदा उठाया। दिस थियरी इज एन इम्प्रूवमेंट, दिस थियरी इज एन इम्प्रूवमेंट इन द जीन्स एंड जेफरीज। वही बात है, जेम्स जीन्स और जेफरीज, या उनका पूरा नाम लिखिए या आधा लिखिए। तो यह जो थ्योरी थी, मतलब रशेल और लिटिलसन की थ्योरी थी, यह एक तरह का इम्प्रूवमेंट था जेम्स जीन्स और जेफरीज की थ्योरी में या उनकी हाइपोथेसिस में। अब रशेल ने यहाँ पर एक प्रपोजल दिया जिसमें कि उन्होंने जो करंट डिस्टेंस है, करंट डिस्टेंस किसके किसके बीच की, सन और प्लैनेट्स के बीच की जो वर्तमान दूरी है, करंट डिस्टेंस है, उसको इन्होंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की या उसका फिनोमिना सबके सामने पेश किया, यह इन्होंने कहा। और इसके अलावा इन्होंने सन और प्लैनेट्स के साथ साथ जो एंगुलर मोमेंटम वाला कॉन्सेप्ट था उसको भी एक्सप्लेन करने का प्रयास किया। ये दोनों जो अच्छे प्रयास थे इन्होंने किए, और इससे पहले जो जेम्स जीन्स और जेफरीज थे वो ऐसा करने में असमर्थ हो गए थे, उन्होंने इसे ध्यान ही नहीं दिया था। हालांकि यह जो इनकी हाइपोथेसिस है, मतलब बाइनरी स्टार वाली, यह जेम्स जीन्स और जेफरीज के जो बाकी प्रिंसिपल थे या बाकी रूल्स थे उसको फॉलो करने में असमर्थ रहती है, मतलब यह भी उन्हें सेटिस्फाइड नहीं कर पाती है। मतलब टाइडल वेव्स की जो हाइपोथेसिस थी, हमने देखा कि एक बड़ा वाला स्टार जब सन के नज़दीक आता है तो उसमें से, मतलब सन के अंदर से बहुत सारी टाइडल वेव्स जैसी संरचनाएं बाहर आती हैं जिन्हें कि हम फिलामेंट्स कहते हैं। बाद में वो फिलामेंट अलग हो जाते हैं और उनसे प्लैनेट्स बनते हैं, मतलब पूरा सिस्टम बनता है। तो उन चीज़ों को यहाँ पर ये सेटिस्फाइड नहीं कर पा रहे थे, तो इनके अंदर भी कुछ कमियाँ रह गई। मतलब दोनों जो है एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, रशेल और लिटिलसन की जो हाइपोथेसिस है वो भी, और जो जीन्स और जेफरीज की हाइपोथेसिस है वो भी। हमने ये देखा है कि दोनों एक दूसरे से जुड़े कैसे हैं। ये थ्योरी उस थ्योरी का इम्प्रूवमेंट है, उसी में सुधार है, लेकिन उस पुरानी वाली थ्योरी का जो सबसे मेन कॉन्सेप्ट था टाइडल हाइपोथेसिस वाला, उसे ये सेटिस्फाइड करने में असमर्थ रहे, अनेबल हो गए। ये बात यहाँ सामने आती है। कुछ चीज़ें और जान लेते हैं, यहाँ संक्षिप्त में दिया हुआ है। देखिए, पुराने समय में सन के पास ही 2 स्टार्स थे, ऐसा इनका कहना था। मतलब सन के पास ही 2 स्टार्स थे, और सबसे पहले सन का जो साथ वाला स्टार था, जो साथी सितारा था, वह सन के चारों ओर रिवॉल्व कर रहा था। इसका मतलब क्या है, सन के साथ साथ 2 स्टार्स थे शुरुआती दौर में, यानी कुल मिलाकर कितने, 3। एक तो हमारा सन, एक उससे छोटा उसका साथी स्टार, छोटा रहता है। जो दूसरा वाला है ये सन से आकार में छोटा होता है, और इसके अलावा एक तीसरे वाले को अभी रहने देते हैं। ये जो छोटा वाला साथी सितारा है, ये सन के अराउंड ऐसे ऐसे रिवॉल्व कर रहा है, जैसे कि प्लैनेट्स आजकल कर रहे हैं, ठीक वैसे ही। अब आगे क्या होता है, एक बड़ा वाला तारा जो कि सबसे बड़ा था, सन से भी बड़ा था, वह इन दोनों के पास में आता है। यह इन दोनों के पास में घूमते हुए आता है, लेकिन यहाँ दिक्कत क्या होती है, इसकी परिक्रमा की दिशा, इसका जो रिवॉल्यूशन का पथ होता है या डायरेक्शन होती है, वह इस वाले स्टार के अपोजिट होती है, इस वाले स्टार से भिन्न होती है, मतलब इसका जस्ट विलोम होती है। और इस तरह की जब कंडीशन पैदा होती है तो ये वाला जो स्टार है, मतलब सन के अराउंड रिवॉल्व करने वाला जो स्टार है और ये बड़ा वाला जो स्टार है, इन दोनों के बीच में ग्रेविटी काम करने लगती है। मतलब दोनों की ग्रेविटी में खींचतान शुरू हो जाती है, और यही जो ग्रेविटेशनल पुल होता है, इससे टाइडल वेव्स जनरेट होती है, और वो टाइडल वेव इस वाले स्टार से बाहर आती है, न कि सन से। इससे पहले
जो जीन्स और जेफरीज वाला कॉन्सेप्ट था उसमें सन से टाइडल वेव्स बाहर आ रही थी और वो वेव्स जो थी वो फिलामेंट के रूप में थी, बाद में यही फिलामेंट अलग हो जाता है। जो पार्टिकल्स हैं वो फिलामेंट के रूप में अलग होते हैं और बाद में जो फिलामेंट अलग होता है उससे बहुत सारे प्लैनेट्स जनरेट होते हैं। लेकिन यहाँ पर जो ये स्टार्स की हाइपोथेसिस है, इसमें रशेल और लिटिलसन ने ये बताया कि सन के अराउंड एक छोटा सा सितारा, मतलब सन से आकार में छोटा रहा होगा तभी उसके अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, तो यह जो छोटा वाला स्टार है इसके अंदर से रेशे यानी फिलामेंट्स जो है वो अलग होने लगते हैं इस बड़े वाले स्टार के कारण। ऐसा होता है और फिर यहीं से कॉन्सेप्ट बनता है जो अलग अलग प्लैनेट्स हैं उनके फॉर्मेशन का, ये हम जानते हैं। और यहाँ भी जो टाइडल वेव का कॉन्सेप्ट है वो काम तो करता है लेकिन उनके जैसा नहीं है, मतलब जेम्स जीन्स और जेफरीज जैसा नहीं है। यहाँ पर 3 स्टार्स को रखा गया है लेकिन जो क्रियाविधि है वो 2 स्टार्स के बीच में ही हो रही है, इसीलिए यहाँ पर बाइनरी स्टार की हाइपोथेसिस को बताया गया है। बाइनरी स्टार क्यों? क्योंकि एक सन है और उसके साथ एक साथी तारा है और 2 स्टार जब आपस में कॉम्बिनेशन में रहते हैं, मतलब साथ साथ रहते हैं एक दूसरे को बिना नुकसान पहुंचाए, जी हाँ, यहाँ पर एक दूसरे को बिना नुकसान पहुंचाए जब तक एक दूसरे के साथ रहते हैं तभी तक वो बाइनरी स्टार कहलाते हैं। अगर वो एक दूसरे में कमियां लाने लगते हैं, मतलब उनके मास को खींचने लगते हैं अपनी ओर या निगलने का प्रयास एक दूसरे को करते हैं, तो ऐसी कंडीशन में वो बाइनरी नहीं रह जाते, तब वहाँ पर दूसरी कंडीशन पैदा हो जाती है। वहाँ वो या तो ब्लैक होल का रूप ले लिए होते हैं या फिर कुछ दूसरी चीज़ बन जाते हैं। ऐसी यूनिवर्स में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन बाइनरी स्टार जब तक वो रहते हैं तब तक वो साथ साथ प्रेम से रहते हैं जैसे दोस्त। तो वही चीज़ यहाँ पर सन और उसके साथ वाले स्टार में थी, ये उसका साथी था, वो दोनों साथ साथ रह रहे थे और मौज मस्ती से रह रहे थे। लेकिन बाहर से एक दुश्मन आ जाता है बड़े साइज़ का और वो इस वाले स्टार को परेशान करता है और नतीजा क्या होता है, इससे बहुत सारे रेशे बाहर निकलने लगते हैं और इससे प्लैनेट्स का फॉर्मेशन होता है। ये चीज़ें हैं, तो थोड़ा सा अंतर है दोनों में। और यहाँ जो बाइनरी स्टार वर्ड इस्तेमाल किया गया है उसके पीछे रीज़न यही है, इन दोनों स्टार्स की बात की जा रही है। आप कहेंगे कि यहाँ 3 है, तो 3 है तो यहाँ पर बाइनरी शब्द का यूज़ क्यों किया गया? असल में इन दोनों स्टार्स को यहाँ बेस बनाया गया है, मतलब एक सन और एक उसके साथ वाला, इसलिए इस हाइपोथेसिस का नाम है बाइनरी। ये हमने देखा, लेकिन कमियाँ इसमें भी थी, इसमें भी कुछ न कुछ दिक्कतें थी जिसकी वजह से इसे माना नहीं गया। तो आइए देख लेते हैं दिक्कतें क्या थी। सबसे बड़ी दिक्कत तो ये आई कि रशेल ने यह तो कह दिया कि सन के साथ एक सहयोगी तारा है और उसी से फिलामेंट्स अलग हुए हैं, सेपरेट हुए हैं और उससे जो प्लैनेट्स हैं उनका जनरेशन हुआ है। लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि जो बचा हुआ पार्ट था, मतलब वो साथी तारा जो था उसके अंदर जो बचा हुआ हिस्सा था उसका क्या हुआ। कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए ये सन है और इसके साथ ये छोटा वाला स्टार है जिसके अंदर से फिलामेंट अलग हुए, तो ऐसा तो है नहीं कि पूरा स्टार ही फिलामेंट बन गया। पूरा स्टार तो फिलामेंट में चेंज हुआ नहीं, कुछ न कुछ मात्रा उसकी बच गई। ऐसा यहाँ पर थियोरी से स्पष्ट होता है। जो बची हुई मात्रा है, जो बचा हुआ अमाउंट है, उसका क्या हुआ, वो कहाँ पर है इस समय? अगर वो वर्तमान में भी है तो उससे नए नए प्लैनेट्स क्यों नहीं बन रहे हैं, नया जनरेशन क्यों नहीं हो रहा है? इस चीज़ का एक्सप्लेनेशन रशेल ने नहीं किया। उन्होंने बस इससे फिलामेंट निकाल कर इसको खुला छोड़ दिया कि तुम्हारा जहाँ मन है वहाँ जाओ, हमसे कोई मतलब नहीं है। तो ये दिक्कत वाली बात है, ऐसी गैर जिम्मेदारी नहीं हो सकती। साइंटिस्ट जो है वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो इसलिए यहाँ पर इनकी जो परिकल्पना है वो थोड़ी फीकी हो जाती है, इसमें कुछ कमियां दिखाई देती हैं। और वो कमी सबसे बड़ी यही है कि इस स्टार का पूरा क्या हुआ, मतलब इसका जो पूरा मैटर है वो कहाँ गया, ये बताना आवश्यक था, आपने बताया ही नहीं। दूसरी चीज़ ये कि निर्माण के समय जो फॉर्मेशन होता है उस टाइम पर जो प्लैनेट्स हैं वो सन से दूर थे। कहने का मतलब ये है, यहाँ पर आप इसे समझ लीजिए। दूसरी दिक्कत ये आई कि रशेल ने कहा, मतलब इस परिकल्पना को देने वाले व्यक्ति जो थे रशेल, उन्होंने कहा कि जो सन का साथी स्टार था उसके अंदर से फिलामेंट्स अलग होते हैं और वो फिलामेंट स्पेस में दूर बिखर जाते हैं, स्कैटर्ड हो जाते हैं और उन्हीं से प्लैनेट्स का फॉर्मेशन होता है। और जब वो बड़ा वाला स्टार सन के पास से गुजर चुका होता है, मतलब उससे दूर जा चुका होता है, तो वो जो बिखरे हुए प्लैनेट्स हैं, सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं, वो सन के पास में आ जाती हैं और उसके चारों ओर एक ऑर्बिटल में रिवॉल्व करने लगती हैं, घूमने लगती हैं। ये बात तो ठीक है, लेकिन तब जो बचा हुआ साथी स्टार था जिसके अंदर थोड़ा बहुत या एक अधिक मात्रा में कह लीजिए मास बच गया था, वह भी सन के अराउंड रिवॉल्व क्यों नहीं करता? मतलब वह भी बचा हुआ हिस्सा सन के अराउंड रिवॉल्व करना चाहिए जैसा कि वो पहले कर रहा था, लेकिन उसके रिवॉल्यूशन के बारे में इन्होंने कुछ कहा ही नहीं। इन्होंने कहा कि जो उससे फिलामेंट अलग हुए थे उससे जो प्लैनेट्स बने वही सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं। लेकिन पूरा का पूरा स्टार फिलामेंट में कन्वर्ट नहीं हुआ था, तो उस स्टार के बचे हुए पार्ट को भी सन के अराउंड रिवॉल्व करना चाहिए था। और इस चीज़ का एक्सप्लेनेशन या इसका जिक्र भी रशेल ने नहीं किया। तो यहाँ पर भ्रम पैदा होता है, कन्फ्यूजन क्रिएट होता है और साइंस में कन्फ्यूजन की कोई जगह नहीं है। इसके अलावा
यदि यह भी मान लिया जाए कि सभी जो प्लैनेट्स हैं वो सन के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में या ग्रेविटी में फंस गए, उसकी रेंज में आ गए, तो भी रशेल का जो सिद्धांत है, मतलब रशेल का जो ये प्रिंसिपल है या इनकी जो हाइपोथेसिस है, वो ये एक्सप्लेन नहीं कर पाती है कि यह सब किस प्रक्रिया के द्वारा हुआ। मतलब कैसे प्लैनेट सन के पास में आने लगे, कहीं वो दूर क्यों नहीं छिटक गए, क्योंकि स्टार्स तो और भी हैं, ऐसा तो है नहीं कि सन ही अकेला स्टार है, तो वो किसी और स्टार के संपर्क में क्यों नहीं आ गए, या जो बड़ा वाला स्टार था उसी के संपर्क में आकर क्यों नहीं उसी के पीछे चले गए, ऐसा क्यों नहीं हुआ। तो कुछ भी यहाँ पर ठीक ठीक स्पष्ट रशेल नहीं कर पाए। उन्होंने इम्प्रूवमेंट तो कर दिया, जो पुरानी वाली हाइपोथेसिस थी ये वाली, मतलब टाइडल, उसमें इन्होंने इम्प्रूवमेंट किया और नई चीज़ों को बताया भी, लेकिन यह जो स्टार हाइपोथेसिस थी बाइनरी वाली, यह कुछ चीज़ों को बताने में असमर्थ रही जिनके बारे में आपने सुना। सबसे बड़ी बात इसमें वही थी कि जो साथी स्टार था, जो साथ वाला सितारा था, कंपेनियन स्टार जिसको आप कहते हैं, वह कंपेनियन स्टार आखिर गया कहाँ, मतलब उसका जो बचा हुआ रिमेनिंग पार्ट था उसका क्या हुआ, ये सबसे बड़ा प्रश्न था। और यही प्रश्न रसेल को बैठा देता है, बेकार कर देता है, और यहाँ से फिर दूसरे लोगों के लिए नई अपॉर्चुनिटी सामने आती है और इसका पूरा फायदा उठाते हैं ऑटो श्मिड। ऑटो श्मिड ने जो थ्योरी दी थी वह यहाँ पर आपके सामने है, और इन्होंने जेम्स जीन्स और जेफरीज की जो परिकल्पना थी उसको भी देखा था, और इसके अलावा जो रशेल का ये बाइनरी स्टार वाला कॉन्सेप्ट था इसका भी बाकायदा अध्ययन किया था, इसकी भी स्टडी की थी। अब इन्होंने जो अपनी हाइपोथेसिस दी है वो क्या है, आइए देख लेते हैं। ये जो ऑटो श्मिड हैं जिन्होंने इस परिकल्पना को यानी हाइपोथेसिस को दिया है, इस परिकल्पना का नाम है इंटरस्टेलर डस्ट थ्योरी, इंटरस्टेलर डस्ट थ्योरी ऑफ ऑटो श्मिड। तो यह जो डस्ट थ्योरी है इसमें डस्ट कहाँ से आई, तो वही स्टार डस्ट की बात की जा रही है, जिस डस्ट और गैसेस की बात हम पीछे यूनिवर्स में करते आ रहे हैं, उसी की परिकल्पना यहाँ भी की गई है। असल में यह एक रशियन साइंटिस्ट थे और इन्होंने 1943 में यानी 1943 में जो हमारा सोलर सिस्टम है उसके फॉर्मेशन के संबंध में एक हाइपोथेसिस क्रिएट की या दी, और उसमें ये कहा गया या ऐसा एज्यूम किया गया कि हमारे प्लैनेट्स का जो ओरिजिन है वह डस्ट और गैस से है, मतलब जितने भी प्लैनेट्स हैं वो डस्ट और गैसेस का ही नतीजा है, उन्हीं से ये बने हुए हैं। और अकॉर्डिंग टू दिस व्हेन द सन वाज पासिंग क्लोज टू द मिल्की वे, मतलब इनके अनुसार जो सन है वो जब मिल्की वे के पास से गुजर रहा था, मिल्की वे यानी क्या, हमारी गैलेक्सी का एक पार्ट, जब सन इसके पास से गुजर रहा था तो इसने क्या किया, इट अट्रैक्टेड सम गैसियस क्लाउड एंड डस्ट पार्टिकल्स बाई इट्स ग्रेविटेशनल फोर्स। सन के अंदर बहुत सारी ग्रेविटी है, ये चीज़ हम जानते हैं, तो इसने क्या किया, मिल्की वे से कुछ मात्रा में जो गैसियस क्लाउड है उसको अट्रैक्ट किया, और उसके साथ साथ कुछ जो डस्ट पार्टिकल थे वो भी पीछे पीछे हो लिए, मतलब सन की ग्रेविटी में फंस के उसके पीछे पीछे चलने लगे। तो ये चीज़ यहाँ पर होती है, और बाद में इन्हीं के बीच में जो कलेक्टिवली मतलब एक तरह से ये कह लीजिए कि कॉन्ट्रैक्शन शुरू हो जाता है, ये आपस में जुड़ने लगते हैं, और इस प्रकार से बनते हैं जो अलग अलग प्लैनेट्स हैं या जो अलग अलग सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं। वो यहाँ पर आप इसे लिखित तौर पर देख रहे हैं, विच कलेक्टिवली स्टार्टेड रिवॉल्विंग अराउंड द सन। ये जो गैसियस क्लाउड और डस्ट पार्टिकल थे यह सन के अराउंड रिवॉल्व करने लगते हैं। क्यों रिवॉल्व करते हैं, तो वही बात है, ग्रेविटी इसके पीछे रिस्पॉन्सिबल होती है, सन की ग्रेविटी इनसे ज़्यादा होती है, इसलिए सन के अराउंड चक्कर काटने पर मजबूर हो जाते हैं। तो यह कलेक्टिवली यानी संयुक्त रूप से सन के अराउंड रिवॉल्व करना स्टार्ट कर देते हैं, और ड्यू टू कॉम्बिनेशन एंड कंडेंसेशन, कॉम्बिनेशन और कंडेंसेशन दोनों का जो प्रोसेस होता है, तो इसका नतीजा होता है कि ये जो डस्ट पार्टिकल है ये अलग अलग प्लैनेट्स के रूप में अपना रूप लेने लगते हैं, जनरेट होने लगते हैं, प्रोड्यूस होने लगते हैं। इसमें हमारी अर्थ भी एक है। ये चीज़ थी, और ये जो परिकल्पना थी ये एक रशियन साइंटिस्ट की थी जिनका नाम था ऑटो श्मिड। इन्होंने कई बातें कही और कई चीज़ों का जो साइंटिफिक सॉल्यूशन है वह भी पेश किया, जैसे कि सन तथा और जो प्लैनेट्स हैं उनके बीच में जो कोणीय आवेग है उसमें क्या अंतर पाया जाता है, मतलब किस तरह का अंतर है और कितना अंतर है, इसके बारे में ये बताने में सक्षम रहे। इन्होंने उसे बाकायदा बताया भी, एक्सप्लेन भी किया। इसके अतिरिक्त इन्होंने यह भी बताया कि अलग अलग जो प्लैनेट्स हैं उनके स्ट्रक्चर में इतना अंतर क्यों पाया जाता है, इतना डिफरेंस क्यों है, यह इन्होंने एक्सप्लेन किया। ये बड़ी बात है, सारे प्लैनेट्स जब एक ही मटेरियल से बने हुए हैं तो उनका स्ट्रक्चर अलग अलग क्यों है। इससे पहले हमने प्लैनेट्स के बारे में देखा है, उसमें से कुछ इनर और कुछ आउटर प्लैनेट थे, और सबका जो रंग रूप और संरचना थी वो अलग अलग थी। कुछ में गैसियस फॉर्मेट ज़्यादा था और कुछ में सॉलिड मटेरियल की अधिकता थी। तो ऐसा क्यों है, जब एक ही पदार्थ से बने हुए हैं तो एक जैसे होने चाहिए। तो यह रहस्य जो था इसको भी सुलझाने की कोशिश ऑटो श्मिड ने की थी। इन्होंने ये बताया कि सन के जो पास वाले हैं वह हैवी मटेरियल से बने हुए हैं, उसके अंदर जो मैटर है वो हैवी मैटर है,
और जो उससे दूर है वो जो हल्का मटेरियल है, जो लाइट वेट वाले मटेरियल हैं उनसे बने हुए हैं। कहने का मतलब वही है, जो इनर प्लैनेट्स हैं वो सॉलिड वाले मटेरियल से ज़्यादातर जनरेट हुए हैं, और जो जोवियन प्लैनेट्स हैं जैसे कि जुपिटर है, जुपिटर के बाद वाले जितने भी हैं वो सब गैसियस फॉर्मेट वाले हैं, उसके अंदर गैसियस स्ट्रक्चर ज़्यादा पाया जाता है। ये चीज़ इन्होंने एक्सप्लेन की। इसके अतिरिक्त इन्होंने यह भी बताया कि अलग अलग जो प्लैनेट्स हैं उनकी जो स्पीड है रिवॉल्यूशन की या रोटेशन की, दोनों जो स्पीड्स हैं उनमें डिफरेंस पाया जाता है, अंतर पाया जाता है। इसको भी इन्होंने एक्सप्लेन किया, इससे पहले किसी भी साइंटिस्ट ने यह नहीं बताया था। और इसके अतिरिक्त इन्होंने यह भी बताया कि सन और प्लैनेट्स के बीच में जो प्रेजेंट डिस्टेंस है वह किस प्रकार से पैदा हुई है, और वर्तमान में ये जितनी है क्या पहले भी इतनी थी या भविष्य में भी कितनी रहेगी, इसके बारे में भी इन्होंने एक ड्राफ्ट तैयार किया, ये प्रारूप तैयार किया। ये बड़ी बात है। तो इस प्रकार से जो श्मिट की हाइपोथेसिस थी वो काफ़ी डाइवर्स थी, उसमें बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड की गई थी और ये बड़ी बात थी, और इसका नाम था इंटरस्टेलर डस्ट थ्योरी ऑफ ऑटो श्मिट। इसे हमने देखा। इसमें दो तरह के प्रोसेस होते हैं, एक तो कॉम्बिनेशन होता है, दूसरा कंडेंसेशन होता है, जिसके परिणाम स्वरूप जितने भी डस्ट पार्टिकल हैं वो आपस में जुड़ने लगते हैं, अटैच होने लगते हैं, और इससे फॉर्मेशन होता है प्लैनेट्स का। तो प्लैनेट्स का बनना ये तो पहले भी बताया गया है, लेकिन इतनी सारी जो एक्सप्लेनेशन है ये किसी और ने पहले नहीं की थी, तो इसलिए ये महत्वपूर्ण है। और इस लेक्चर में इतना ही। हमने ऑटो श्मिट तक देखा है। इसके बाद जो सुपरनोवा की हाइपोथेसिस है जिसे देने वाले फ्रेड होयल और लिटिलसन थे, इसको हम अगले लेक्चर में देखेंगे, जिसमें हम सुपरनोवा के माध्यम से जो प्लैनेट्स का ओरिजिन है या हमारी अर्थ का ओरिजिन है उसको ढूंढने का, समझने का प्रयास करेंगे। इसमें इतना ही, और तब तक के लिए नमस्कार।